नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम बात करने वाले हैं देश के उस बड़े टॉपिक की जिस पर अधिकतर चर्चाएं नहीं होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक शहर को बनाने वाले मजदूर की, आपकी सड़कों को बनाने वाले मजदूर की, आपके यहाँ काम करने वाले आपके सर्वेंट यानी कि उस मजदूर की जिससे देश का निर्माण होता है। और वो मजदूर हकीकत में आज कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एटक के अध्यक्ष तिवारी साहब। तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चूँकि अभी कई तरह के उलटफेर हुए हैं और लगातार तीसरी बार जो है केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार विराजमान हुई है। वर्तमान स्थिति में मजदूरों की क्या हकीकत है, क्योंकि आप लोग मजदूरों के हक और हुकूम की जो आवाज़ है उसको उठाते रहते हैं, उनके हक की लड़ाई को लड़ते रहते हैं। देखिए, मजदूरों का स्थिति जो बदलना चाहिए, जो ये सरकारों से उम्मीद है मजदूरों को कि हमें जब नई सरकार आएगी या अच्छी कोई सरकार बनेगी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, कुछ हमारे लिए बेनिफिट होगा, वो नहीं हो पा रहा है। आज के समय में जो मजदूर है, देखिए, चाहे एक सुई बनाने से लेकर के एक जहाज बनाने तक, एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक जहाज उड़ाने वाले तक, ये सब एक मजदूर के श्रेणी में आते हैं। एक कर्मचारी है, मजदूर हैं। लेकिन जो इनकी समस्या है उस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि मजदूर से ही सरकार बनती है, किसान से ही सरकार बनती है। लेकिन इन मजदूरों की समस्याओं पे प्रॉपर तरीके से जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, हम ट्रेड यूनियन में काम करते हैं। मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। मैं ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली एटक का मैं ड्यूटी जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। हमारी संघर्ष काफ़ी, मैं करीब 30 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं 30 साल से ट्रेड यूनियन से जुड़ा हूँ। जो समस्या मजदूरों का जो पहले था, आज 10 का 10 बना हुआ है। देखिए, महंगाई एक जो है इतनी बड़ी ज़्यादा है कि मजदूरों की वेतन जो मिल रहा है उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर 2 बच्चे हैं किसी को, एक पति पत्नी है, अगर एक कमाने वाला है, तो खास करके दिल्ली की बात मैं करता हूँ आपको, दिल्ली जैसे शहर में उसका गुजारा नहीं हो सकता। एक छोटा सा आप कमरा लेने जाएं तो 4 से 5 हज़ार से कम में नहीं मिलता है जी। राशन का कम से कम अगर 4 आदमी का खर्चा आप देख लें तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा चाहिए आपको खाने पीने का। वो पढ़ाएगा कहाँ से? कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर किसी मजदूर के साथ हो गया तो वो तो फिर काम ही नहीं कर पाएगा, वो अपने बच्चों का या अपने घर का इलाज ही नहीं करा पाएगा। इतनी बड़ी समस्या है। आज देखिए, दिल्ली में पीछे जो सरकार आई उन्होंने मिनिमम वेज को बढ़ाया और बड़े अच्छी प्रचार हुई कि देश में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज दिल्ली में है। बढ़ा देना एक अलग बात है। क्या एक ग्राउंड पे मजदूरों को मिल रहा है? क्या ये जो बढ़ा ये मजदूरों तक गया? नहीं गया, क्योंकि कोई तंत्र ही ऐसा नहीं है जो एक ग्राउंड पे जाके मजदूरों को लागू करा सके। अब एक तनख्वाह देखिए, आज की डेट में क्या समस्या है मजदूरों का। एक तनख्वाह किसी को अगर दिलाना हो, आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन लगाइए, इंस्पेक्टर उस पर नोटिस देता है, 4-10 डेटे लगाता है, कुछ नहीं होता। फिर अथॉरिटी के पास केस लगाओ, 4 साल 5 साल अथॉरिटी के पास केस चलता है। अगर गलती से मजदूर के पक्ष में ऑर्डर भी हो गया तो वो वसूली नहीं हो पाता। अब बताइए, एक तनख्वाह 1 महीने का मुझे लेना है, उसके लिए 4 साल 5 साल मुझे चक्कर काटने पड़े, ये क्या तंत्र है? इन मजदूरों का क्या आप अधिकार दे रहे हैं? नहीं हो रहा है। मिनिमम वेज मिला है, ऐसे ही 4-4 5 साल आप केस लड़िए फिर भी मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। मेरा एक सुझाव है ट्रेड यूनियन के नाते, देखिए, जो भी हुआ पहले जैसे भी हुआ, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। अब नई सरकार एक आई है दिल्ली में, मुझे उम्मीद है कि कोई तंत्र जो लेबर डिपार्टमेंट में, कुछ ट्रांसपोर्ट विभाग, कुछ इस तरीके से बनाया जाए जो फील्ड में जाकर के ग्राउंड लेवल पे उसको काम करें, ग्राउंड लेवल पे जाके उसको ट्राई करें, इंस्पेक्शन करें, मजदूरों से छानबीन करें कि क्या मजदूरों को मिनिमम वेज जो लागू है दिल्ली में आज की डेट में, कहने को है 18,066 रुपये एक हेल्पर को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मिल किसी को नहीं रहा है। कितने मिल रहे हैं? 8,000, 10,000, 12,000। और ड्यूटी कितने घंटे? 12 घंटे। आप जाइए ग्राउंड पे देखिए, कहीं अगर ट्रेड यूनियन है, हम लड़ाई लड़ते हैं तो मुश्किल से वहाँ पे लागू हो जाता है। लेकिन जहाँ मजदूर इतने लार्ज स्केल में है,
वहाँ उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता। बिल्कुल। मजदूर काम करता है, सालों साल काम करता है, जब कोई डिस्प्यूट आता है वो लेबर ऑफिस में जाता है तो मालिक कहता है तो हमारे यहाँ काम ही नहीं करता, क्योंकि कोई हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। खास करके मैं ऑल इंडिया में एक प्रॉब्लम है, मैं दिल्ली की बात करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, तो दिल्ली की बात करूंगा। समस्या ऐसी है कि आप मजदूर जाता है 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल काम करता है, कोई मैनेजमेंट अपने रिकॉर्ड पे नाम नहीं डालता उसका, ना ESI देता है उसको, ना PF देता है, तनख्वाह भी कम देता है। वो बेचारा अपनी नौकरी के, अपनी गुजारे के लिए दूर से आया है कमाने के लिए, मजबूरी है, मजबूरी में अपना गुजारा करता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड कंपनियों में नहीं होता, जिसके कारण जब उसको निकाला जाता है या कोई डिमांड वो करने जाता है तो यही बात आती है कि मालिक लोग उससे बचने के लिए बोल देते हैं हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। बताइए 8-8 साल 10-10 साल काम करने के बाद मना कर दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट या कोर्ट ये कहता है भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने काम किया है नहीं किया है। तो कोई ऐसा व्यवस्था क्यों ना बनाया जाए कि इंडस्ट्रीज बाई इंडस्ट्रीज, शॉप बाई शॉप डिपार्टमेंट के तरफ से एक ट्रांसपोर्ट बनाया जाए कि वो इंस्पेक्शन करे कि क्या मजदूरों को पूरा पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो भी मजदूर कहीं भी जाता है काम करने उसका एक रिकॉर्ड बनवाए, एक रजिस्टर पे नाम डलवाए। जब रजिस्टर पे नाम डलेगा तो एक पहचान होगा कि ये मजदूर यहाँ पर काम करता है। रिकॉर्ड कुछ बनता नहीं है, इसलिए मजदूरों की समस्या आती है। डिपार्टमेंट के पास सबसे पहले परेशानी है, कहते हैं हमारे पास तो वो है ही नहीं जो संख्या होनी चाहिए। बहुत पहले जब हम आए थे उसमें 72 इंस्पेक्टर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, और आज की डेट में 11 डिस्ट्रिक्ट हो गई है, 11 लेबर ऑफिस है दिल्ली के अंदर, और एक लेबर ऑफिस में मुश्किल से 2 इंस्पेक्टर हैं। अब बताइए 11 दूनी 22, कहाँ 72 इंस्पेक्टर, अब कहाँ 22 के बजाय घट गए हैं, तो कैसे काम हो पाएगा। इंस्पेक्टर्स भी कहते हैं या डिपार्टमेंट में जो संख्या है वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं, हम कैसे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस सरकार को ये चाहिए कि जो संख्या है जो डिपार्टमेंट में, जो कार्य क्षमता को बढ़ाएं, संख्या बढ़ाएं, पहला काम। दूसरा काम, थोड़ा फील्ड में इनको उतारें, जिसको आप तनख्वाह दे रहे हैं, सरकार तनख्वाह दे रही है, उनको फील्ड में उतारें, ग्राउंड लेवल पे खुद उनकी ड्यूटी है कि जाके चेक करें कि क्या मजदूर यहाँ काम कर रहा है, उसको मिलता है कुछ या नहीं। आप देखिए समस्याएं, आपने मुंडका में देखा होगा, पीड़ागढ़ी में देखा होगा, कहानी सुनी होगी, आग लग गया, 20, 30, 40, 50 मजदूर मर गए, कोई व्यवस्था नहीं। फायर आप करने को है कि आपको पूरा MCD से लाइसेंस लेना है, फायर से लेना है, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, क्या अगर कोई आग लग जाए तो क्या मजदूर निकल सकता है? एज पर लॉ आपको फैक्ट्री एक्ट में है कि दरवाजे इतने फुट पे होने चाहिए, इतने गेट होने चाहिए, कितनी इंडस्ट्रीज में है, कहीं ठीक बात है। समस्याएं तो है और इस समस्या को समझना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन तिवारी साहब आपको नहीं लगता है कि सिर्फ कंपनी या किसी यूनिट पर जो मान के चलिए स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, कारोबारी हैं, उन लोगों की भी कुछ परेशानी होती होगी, और इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को पूरा करके उनके लिए काम कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। ऐसे में उनके प्रति भी सोचने की आवश्यकता है। क्या लेबर के लिए ही सिर्फ आप लोग सोचते हैं या कंपनियों के लिए भी कुछ सोचते हैं? ऐसा नहीं है, हम सबके लिए सोचते हैं। हम ट्रेड यूनिट सबके लिए, हम लेबर के लिए काम करते हैं, तो लेबर के लिए बात कर रहे हैं। देखिए सरकार को, मुझे लगता है कि कंपनी का मालिक भी लेबर ही है, अगर वो कंपनी चला रहा है। देखिए बहुत ऐसे लार्ज स्केल पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे समस्या है। छोटी छोटी बहुत ऐसे लघु उद्योग है जहाँ तो बिल्कुल ही समस्या है। सरकार को इस पे भी विचार करनी चाहिए। मेरा ये कहना नहीं है कि उनको आप छोड़ दें, क्योंकि इंडस्ट्रीज है, शॉप है, अगर काम है तो मजदूर है। बिल्कुल, जब काम नहीं है तो मजदूर भी नहीं है। बिल्कुल। तो उनके प्रति भी कुछ सरकार को इस तरीके से बनाना चाहिए कि अगर कोई लघु उद्योग, छोटा सा उद्योग है, मानते कोई एक छोटा सा काम शुरू किया, 10 आदमी को रखा, तो सरकार को भी उसको कुछ ना कुछ अपने तरफ से सब्सिडी इस तरीके से देना चाहिए ताकि वो अपने इंडस्ट्रीज को चला सके, और जो वो 10 मजदूर को रखा है उसका भी लालन पालन ढंग से कर सके। बिल्कुल ठीक। और लीगलिटी अपने रिकॉर्ड में सारी चीज़ें दिखा सके। मेरा ये नहीं है कि आप सिर्फ मजदूर को दे दीजिए, लेकिन मजदूरों से जो काम करते हैं, समस्या देखिए, बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज है, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पूरी लाभ होने के बाद भी
मजदूर को बेनिफिट नहीं दिया जाता। हाँ, उन सब जगह पर कार्रवाई जरूरी है और उन सब जगह पर अगर कार्रवाई होगी तो मजदूरों को जो हक है वो स्वतः मिलेगा। और ऐसी ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था ताकि दर्शक को ये ना लगे कि भाई आप अगर छोटे काम कर रहे हैं, छोटे उद्योगपति है, तो जो यूनियन है वो आपके पीछे पड़ सकती है। बाकायदा यूनियन जो होती है वो सभी चीज़ों को समझती है और आपकी परेशानियों को समझने के बाद जो अपनी बात है वो सरकार तक कैसे पहुंचाना है, आपकी जो समस्या है उसको सरकार तक कैसे पहुंचाना है, आपके जो एम्प्लॉई हैं उसकी समस्या को सरकार तक कैसे पहुंचाना है, कैसे मांग करनी है, कैसे धरने देने हैं, कैसे प्रदर्शन करना है, ये तमाम काम यूनियन का होता है। तिवारी जी, एक सवाल और है, मुझे लगता है कि इससे मजदूरों के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस सवाल का अगर आप जवाब देते हैं, बहुत लोग होते हैं किसी भी कंपनी में, अरे मुझे तो रोजगार, कोई आया मान के चलिए बिहार से, कोई आया उत्तर प्रदेश से या अलग अलग स्टेट से दिल्ली में आता है, 1.5 करोड़ आबादी है, बिना कंपनी की जांच पड़ताल किए ही वहाँ पर किसी की सिफारिश से उसने नौकरी कर ली। कंपनी के बारे में भी लोगों को पता करना चाहिए कि भाई हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई व्यवस्था बननी चाहिए। या तो वो लिस्टेड हो भाई सरकार के नज़रिए में कि इस कंपनी में आपको यहाँ पर जाने पर लगता है ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इतना पेमेंट आपको मिल सकता है अगर आप वहाँ पर जाकर असिस्टेंट का काम करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो देखिए, मैं मजदूरों की तरफ से कहूँगा आपको कि हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है और बेरोजगारी इतनी है, काम उतना है नहीं। बेरोजगारी इतनी है कि मजबूरन कोई ये मानते, कोई आ गया, आप कहने गांव की बात आप कर रहे थे, गांव से यहाँ आया कि चलो हम शहर में चलेंगे, 2 पैसे ढंग से कमाएंगे, अपने बच्चों का देख रेख करेंगे। बाहर से आ गया वो काम करने के लिए और यहाँ पर वो आया तो वो ये नहीं देखता कि कंपनी किस तरीके की है, कंपनी का लार्ज क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। वो अपनी समस्या देखता है कि मुझे रोजगार मिल जाए और ये समस्या सिर्फ बेरोजगारी की वजह से है। वो अपना रोजगार चाहता है किसी तरह, इसलिए वो रोजगार के कारण वहाँ पे घुस जाता है अपने काम करने के लिए। लेकिन ये दोनों तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ, बेरोजगारी की वजह से मजदूर जाता है काम करने, वो जांच पड़ताल नहीं कर पाता। लेकिन सरकार के तरफ से ये जो है, जो भी चीज़ें, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार के खाते में होना चाहिए कि कितनी दुकान, कितनी इंडस्ट्रीज, कितनी ऑफिसेज, कितने क्या है जो चल रहे हैं, वो रिकॉर्ड में होना चाहिए। कोई भी मजदूर अगर जाता है कहीं काम करने तो उसको उस वहाँ जहाँ काम करने जाता है उनको एक तो चाहिए कि कम से कम उसका मजदूर का भी डिटेल लें, आधार कार्ड लें, डिटेल लें कि कहाँ से आए, कैसे। बहुत ऐसे हैं, अब पता नहीं है, आप सीधा ऐसे रख लिए और वो कोई गलत आदमी हो तो वो भी नुकसानदायक है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वेरीफाई होना जरूरी है। वेरीफाई जरूरी है। और जो भी अगर एम्प्लॉय कहीं भी काम करना चाहता है तो ये मेरा मानना है एज ए ट्रेड यूनियन कि उसका रिकॉर्ड वहाँ जरूर बनना चाहिए। अगर रिकॉर्ड उसका बनेगा वहाँ पे तो एक सरकार के पास भी आंकड़ा आएगा, ईएसआई उसका बनेगा, पीएफ बनेगा। अगर एक रिकॉर्ड बनेगा तो सरकार के पास भी आंकड़ा आएगा कि कितने रोजगार है और उनको भी अपनी डाटा आगे सर्कुलेट करने में आसान होगा। कि इतनी, अभी जैसे आपको पीछे आता है ईएसआई से, पीएफ से डिटेल आता है, अखबारों में आता है, न्यूज पे भी आता है कि इस साल में इतने लाख एम्प्लाई पीएफ के सदस्य बने, इतने लाख एम्प्लाई ईएसआई का सदस्य बने। कैसे आता है? वो जब आंकड़ा होता है जब आता है ना। तो इसी तरीके आम, आप पता है, आंकड़ा वो आता है, अगर इसको ढंग से देखा जाए, फील्ड में ढंग से अगर जगह पे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो इस सरकार से भी कुछ लोग छुपाते हैं, सरकार के पास भी आंकड़ा नहीं होता। अब मजदूरों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है, उसका रिकॉर्ड नहीं देते। जो मैंने अभी बताया कि 2 साल 5 साल काम किया, बाद में नमस्ते जीरो लेके चल जाना पड़ता है। चलिए, इसी सवाल पे एक और सवाल जो है वो मेरे मन में आया। कई जगह पर देखा जाता है कि आपने 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, 6 महीने काम किया और एक दिन आपको बोला जाता है कि भाई अब कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में कई प्रोविज़न भी हैं कि भाई 3 महीने से पहले कंपनी आपको निकाल नहीं सकती है, अगर निकालती है तो और भी कई प्रोसेस हैं। उस प्रोसेस के बारे में भी मुझे लगता है कि अधिकतर मजदूर जिन्होंने कभी सब सुना ही नहीं कि भाई ट्रेड क्या होता है, या कोई बहुत सारी कंपनियां हैं जो जहाँ कोई संगठन बनी ही नहीं होती है, उनके लीडर्स की 100, 25, 50 इतने लोग काम करते हैं उस कंपनी में। तो काम से मतलब होता है भाई अपना आए और गए। तो ऐसे जो मजदूर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई मेरे को निकाल दिया जाएगा, कुछ लोग डर के भी काम करते हैं,
उस हिसाब से 12 के जगह 14 घंटे काम करते हैं। क्या मैसेज देंगे आप और किस तरह से वो अपने हक की लड़ाई को लड़ सकते हैं? देखिए क्या है कि सही आपने कहा कि बहुत ऐसे मजदूर हैं जिसको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता। उसको सिर्फ घर से आना है, यहाँ पे काम करना है, फिर वापस घर पे जाना है, चाहे वो 5,000 मिले, 10,000 मिले या 15,000 मिले, क्योंकि उसका नज़र सिर्फ ये रहता है कि मुझे काम करना है और अपने बच्चे को पालना है। मजदूर यही सोचता है। कोई मजदूर शौक से लेबर कोर्ट या लेबर ऑफिस या कहीं नहीं जाता। हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हम देखते हैं, अगर बुलाओ भी किसी को चीज़ है वो नहीं जाता। उसको जब सताया जाता है, जब उसको अधिकार नहीं मिलता है, जब उसको पता चलता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए और नहीं मिलता है, तब वो मजबूरन जाता है। अब बताइए, आपने 5 साल काम किया, 4 साल काम किया और एकाएक आपको मना कर दिया जाए कि आज से आपकी छुट्टी, क्या करेगा वो आदमी? कानून तो हमारे देश में है कि निकालते हैं तो आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 में अपना आईडी का मैटर लगाएंगे। बेजेज नहीं देते हैं तो दिल्ली ओपन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 में आप जाएंगे। मिनिमम वेज नहीं देता है तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 में आप अपना क्लेम दायर करेंगे। पीएफ नहीं देता है तो पीएफ एक्ट आप जाएंगे 1952 में जाएंगे। ईएसआई नहीं देता है तो ईएसआई एक्ट 1948 में जाएंगे। बोनस नहीं देता है तो 1965 में जाएंगे। कानून है। ग्रेजुएटी नहीं देता है तो ग्रेजुएटी एक्ट आप 1972 में जाएंगे। कानून बने हैं, बहुत 44 कानून है हमारे देश के मजदूरों के हित के लिए, लेकिन वो लागू कहाँ है? और मेन है कि हमारे यहाँ वो तंत्र नहीं है जो उसको लागू करा सके। वो मेन पावर नहीं है हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, चाहे लेबर डिपार्टमेंट कहीं भी, कि उसको ढंग से लागू करा सके फोर्सली तरीके से। जैसे आप पीएफ का है, कोई ऑर्डर हो गया, आपने मैटर लगाया, वहाँ पर रिकवरी हो गई, 7 में करवाई हुई, उनको ऑर्डर हो गया पीएफ से कि आपको इतना 2 लाख 10 लाख आप पे रिकवरी निकल रहा है, तो उसी डिपार्टमेंट में रिकवरी डिपार्टमेंट भी है। इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से उनका पावर है कि उस पैसे को रिकवर करें, नहीं होता है तो मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर करके जेल में डालें, और जब तक वो पैसा नहीं जमा होता है उनको छोड़े ना। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर यहाँ ऑर्डर होता है तो जाइए आप एमएम के पास, एसडीएम साहब के पास जाइए। एसडीएम साहब कम से कम आपको नहीं है तो सालों सालों घुमाते हैं। ऑर्डर होने के बाद, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद, मैं ऐसे प्रमाण दूंगा आपको कि कम से कम यहाँ पर 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 साल, 8-8 साल से रिकवरी पड़ा है, वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि तंत्र काम करना नहीं चाहता, जो है वो करना नहीं चाहता, और एक बहाना होता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो एक तो स्टाफ की कमी है और उसके साथ जो काम होना चाहिए वो भी नहीं होता। तो मजदूरों के साथ बहुत समस्या है। कानून बने हैं लेकिन उस कानून का पालन करवाने वाला सख्ती से कोई नहीं है ताकि पालन हो सके। बिल्कुल। तो और आप समझ सकते हैं कि ये सारी बातें जो हमने की है वो तथ्यों के आधार पर है। अब जिस कार्यालय में हम बैठे हैं, एटेक के इस कार्यालय की एक झलक दिखाते हैं, और ये सिर्फ एक ब्रांच है इनका जो कीर्ति नगर में स्थित है। इस ब्रांच को आप देखिए, यहाँ फाइलों से लदी आपको अलमारियाँ दिख जाएगी, और ये सभी फाइल किसी न किसी कंपनी के खिलाफ, किसी न किसी मजदूर का है जिसके साथ अत्याचार हुआ है, और उसे इंसाफ देने की कवायद जो है वो इन कार्यालयों से शुरू होती है। और ऐसे में विजय तिवारी जी हो या जो इनके और साथी हैं, और भी जो ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोग हैं, वो लोग लगातार मजदूरों के हक हुकूम की आवाज़ को उठाते रहते हैं। और इस खबर को कवर करने का मैसेज और संदेश देना बस यही था कि अगर आप मजदूर हैं तो ये ना समझे कि आप पर कोई अत्याचार कर सकता है, आप अपने हक की लड़ाई को लड़ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और लगातार ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं अभिषेक कुमार।